हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा। और इस प्लेलिस्ट में हमने स्टार्ट किया था रिगार्डिंग ट्यूटोरियल ऑन बायोस्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए और हमने उसमें एक्सप्लेन किया है कि स्टैटिस्टिक्स है क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं अलग अलग सेक्टर्स में। हमने बात किया डेटा कितने टाइप के होते हैं, उनका हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। फिर हमने बताया कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स के अलग अलग टाइप भी बताया, जिसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में मैंने बताया था कि जब भी स्टैटिस्टिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें पूरे पॉपुलेशन पे काम करना पॉसिबल ना, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन से कुछ चीज़ों को, कुछ सैंपल लेते हैं और जो कि मैनेजेबल होते हैं, और उन्हीं पे हम कुछ वर्कआउट करेंगे, कुछ कैलकुलेशंस करेंगे या करते हैं, और जो भी उसका रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम पूरे पॉपुलेशन पे इंपोज करते हैं। right? तो वर्कआउट हम करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे सैंपल पे, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा वो हम पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं। तो इसको हम सैम्पलिंग बोलते हैं कि जो पॉपुलेशन में लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं या जो भी हैं, उनमें से कुछ को लेकर के अपनी स्टडी करना, उसी को हम बोलते हैं सैंपल लेना या सैम्पलिंग करना। तो सैम्पलिंग क्या है? बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि sampling is the process of selecting a small number of elements from a larger defined group, target group of elements, such that the information gathered from the small group will allow judgment to be made about the larger group। यही बताया आपको कि पूरे पॉपुलेशन में से कुछ को लेकर के हम उस पर कैलकुलेशन करते हैं, और वो जो हम जितने को सेलेक्ट करते हैं वही पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो conclusion based on the sample result may be attributed only to the population sample। ऑब्वियस है, जिस पॉपुलेशन से हम सैंपल लेंगे तो सैंपल पे जो भी हम कंक्लूजन निकालेंगे वो उसी पॉपुलेशन पे क्या करेगा, अप्लाई होगा, और दूसरे किसी पॉपुलेशन पे उसका रिजल्ट अप्लाई नहीं होगा। सैंपल करते क्यों है, फिर की जरूरत क्यों है? तो पहला पॉइंट है, पोस्ट कंप्लीट एनुमरेशन इज नॉट पॉसिबल। से फॉर एग्जांपल अगर हम आज की डेट में देखें कि मान लिया कोरोना की वैक्सीन है, उसको अगर हमें पता करना है कि कोई जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव है या नहीं है, तो क्या है पॉसिबल है कि पूरे वर्ल्ड में 600 करोड़ या उससे भी ज्यादा लोगों को सबको वैक्सीन दिया जाए और फिर सारे लोगों के रिस्पॉन्सेस देखे जाए? क्या है पॉसिबल है? ऑब्वियस है। सारे 600 या 700 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं दी जा सकती। तो ऑब्वियस है ऐसे केस में हम पूरे पॉपुलेशन पे काम नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हमको थोड़ा सा सैंपल ले करके और उसकी बेसिस पर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो सैंपल है, जो आई मीन जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव है या नहीं। क्योंकि अगर सारे 600 करोड़ लोगों या 700 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे देंगे, सब लोग ठीक हो ही जाएंगे, तो फिर जो कंपनी बनाएगी उसको खरीदेगा कौन वैक्सीन? ऑब्वियस है। तो ऐसे केसेस में जब कंप्लीट एलिबरेशन पॉसिबल ना हो, तो ऐसे केस में हमको सैम्पलिंग करना पड़ता है। और क्यों करना पड़ता है? कैसे? लोअर कॉस्ट, जब आपको रिसर्च में कम पैसे खर्चा करना हो, और ऑब्वियस है अगर कम लोग चाहिए रिसर्च में, तो हम कम लोग पर्सन होंगे तो ऑब्वियस है हमारा कॉस्ट भी रिड्यूस होगा। फास्टर रिजल्ट ड्यू टू लेसर कवरेज। आपको जब क्विकली कोई रिजल्ट चाहिए, बहुत कम टाइम में आपको रिजल्ट चाहिए, जैसे कोई भी इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में आपको पता है कि रिजल्ट आने के पहले ही ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल स्टार्ट हो जाता है, जिससे पहले के इलेक्शन का रिजल्ट आए, जो टीवी चैनल वाले हैं वो बताने लगते हैं कि किसकी कितनी सीट आने वाली है। तो ऐसे केस में जब आपका रिजल्ट के पहले ही आपको कोई रिजल्ट चाहिए, तो ऐसे केस में भी हम सैम्पलिंग करते हैं। और इसका बेनिफिट ये है कि ड्यू टू स्मॉल साइज, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सैंपल में जो इंडिविजुअल होंगे कम होंगे, और ऑब्वियसली जो स्टैटिस्टिक्स में इन्वॉल्व लोग होंगे वो ट्रेंड होंगे, ज्यादा एक्यूरेट मेथड लगा के बेटर सुपरविजन उस पर पाएगा कम डेटा पर। जबकि अगर पॉपुलेशन पूरे पे काम करेंगे तो उतना अच्छे से हैंडल हो सकता है, ना हो पाए। चलिए, तो टू ड्रा कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन फ्रॉम सैंपल, देर आर थ्री मेजर रिक्वायरमेंट फॉर सैंपल। नंबर वन, मतलब क्या है कि सैंपलिंग या सैंपल के लिए तीन चीजें हैं जो मेजर रिक्वायरमेंट है, ये चीजें होनी चाहिए। पहला, सैंपल साइज शुड बी लार्ज। जब भी आप कोई सैंपलिंग करते हो तो आपको ट्राई करना चाहिए कि सैंपल साइज जितनी ज्यादा अच्छी, जितनी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलने के चांसेस है। तो ट्राई करना चाहिए किसी भी स्टैटिस्टिशियन को कि ज्यादा से ज्यादा वो सैंपल का साइज बढ़ाए। नंबर टू,
Secondly, the sample has to be selected appropriately so that it is representative of the population. वो ये कि जब सैंपल आप लेते हो तो जिस पॉपुलेशन को आप टारगेट कर रहे हो तो इतना ज्यादा सैंपल में आपके एलिमेंट होने चाहिए कि वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाए। अगर आप बहुत कम सैंपल लेंगे तो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। और दूसरा, सैंपल शुड हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब जो सैंपल है उनके पास वो पॉपुलेशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है सैम्पलिंग का? इसका डिसएडवांटेज क्या है? नंबर 1, सैम्पलिंग entails an argument from the fraction to the whole. Validity depends on the representativeness of. इसका मतलब क्या हुआ? आप काम तो सैंपल पे कर रहे हो लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा वो पूरे आप किसके लिए अप्लाई किसके लिए कर रहे हो? पॉपुलेशन के लिए। तो ये थोड़ा है कि जो सैंपल है वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है किसका? पॉपुलेशन। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, नॉट नेसेसरी इन स्टडीज वेयर कंप्लीट एनुमरेशन इज नीडेड। ऐसे केसेस में जब पूरे पॉपुलेशन पे काम करना जरूरी है तो ऐसे केस में सैंपलिंग की ऑब्वियसली कोई जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेज नंबर 3, may cause a feeling of discrimination among the subject who are not included in the study. मतलब क्या हुआ? लोग डिस्क्रिमिनेशन फील करते हैं। मान लिया कोई टीचर आपकी क्लास में पढ़ा रहा है और उसको ये पता करना है कि मैं आपकी क्लास में जब भी पढ़ाऊंगा, फिजिकली जब भी आपके लेक्चर लूंगा, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कोई चीज है वो समझ में, जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो ये जानने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं एक एक करके सबसे पूछूं, तो अगर क्लास में मान लिया 100 की स्ट्रेंथ है तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा जाएगा सबसे पूछने में, या दूसरा क्या कर सकता हूँ, मैं रैंडमली एक दो लोगों को पूछ लेता हूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और दो चार लोगों को पूछूंगा तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि कंसेप्ट आपका क्लियर है या नहीं है। तो जिन 3-4 लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपको समझ में आया कि नहीं है, तो उनको तो ठीक है, उनको लगेगा कि टीचर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जिन लोगों से नहीं पूछा वो अपने आप को डिस्क्रिमिनेट फील करेंगे कि चलो ये टीचर सिर्फ इतने लोगों पे ध्यान देते हैं, हम पे नहीं ध्यान देते। तो ऐसे ही जब भी इलेक्शन का रिजल्ट आता है उसके पहले जब सैम्पलिंग होती है, जो न्यूज चैनल वाले करते हैं, तो कुछ लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, सबको इन्वॉल्व नहीं करते। तो जिसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो वो अपने आप को डिस्क्रिमिनेट फील करेंगे। तो ये आपके डिसएडवांटेज हैं सैम्पलिंग के। तो डेफिनेशन हम देख लेते हैं, छोटी सी डेफिनेशन की पॉपुलेशन क्या है और सैंपल क्या है। बहुत सारे डेफिनेशन दी हुए, आप इनको किसी को भी रख सकते हो। द टारगेट ग्रुप टू विच द फाइंडिंग ऑफ ए स्टडी वुड अल्टीमेटली अप्लाई इज कॉल्ड पॉपुलेशन। दूसरा है देखिएगा, पॉपुलेशन इज द टर्म स्टैटिस्टिशियन यूज्ड टू डिस्क्राइब ए लार्जर सेट और कलेक्शन ऑफ आइटम दैट हैव समथिंग इन कॉमन। तो जितने पॉपुलेशन के जितने मेंबर होंगे उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। जैसे आपकी क्लास में, तो आपकी क्लास में अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हो या बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हो, तो आपके जितने क्लासमेट हैं उनमें सबसे एक चीज कॉमन है कि आप सारे लोग बीएससी बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या अलग कोई फील्ड में आप पढ़ रहे हैं। तो वो उनके सबके कॉमन कैरेक्टर है कि आप उस क्लास के सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं। सैंपल क्या होता है? इज द पार्ट ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन व्हिच इज एक्चुअली इंक्वायर्ड अपॉन आर इन्वेस्टिगेटेड, मतलब जिसको पे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। या दूसरा डेफिनेशन देखिए, सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन का एक सबसेट होता है सैंपल, सेलेक्टेड इन सच अ वे दैट इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लार्जर पॉपुलेशन। इस तरह से इसको सेलेक्ट किया जाता है कि ये पूरी जो बड़ी पॉपुलेशन है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये कुछ डेफिनेशन है, आप इनको जिनको चाहे आप याद कर सकते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज सैंपल? आप देख सकते हैं सैंपल है क्या। आप देखते हैं बहुत सारे नंबर, ये पॉपुलेशन है, इनमें से कुछ को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, यही आपका सैंपल है। A subset of the population selected by either probability or non-probability methods। तो जो सैम्पलिंग करते हैं उसके दो मेथड्स हैं, अभी आगे बताऊंगा आपको कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड मेथड होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड मेथड होता है। अगर आप प्रोबेबिलिटी बेस्ड मेथड करते हैं यूज, तो इसका मतलब हर एक पॉपुलेशन के जितने मेंबर्स हैं उनके सेलेक्ट होने का चांस इक्वल होगा। जबकि अगर आप नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड करते हैं तो ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड और नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड के कौन कौन से अलग अलग मेथड है। तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड हम पहले देखते हैं, बाद में नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड आपको बताएंगे। इसको रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। रैंडम सैम्पलिंग मींस जब सबके सेलेक्ट होने के चांसेस इक्वल हो। तो प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स जो है सैम्पलिंग के टोटल 4 टेक्निक्स है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टेमिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग भी दो तरीके की है, डिस्प्रोपोर्शनेट एंड प्रोपोर्शनेट। चलिए एक एक करके देखना शुरू करते हैं कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड या रैंडम सैम्पलिंग मेथड होता क्या है। तो फीचर्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग,
ये क्या होता है? इट इज अ टेक्निक व्हेन द सैंपल आर गैदर्ड इन अ प्रोसेस दैट गिवन ऑल इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपकी क्लास में 100 लोग और वहां पर मैं ये पूछता हूँ कि चलो ठीक है, मैं किसी से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, रैंडमली पूछ लेता हूँ, ओके रोल नंबर 10 टू टेल मी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसका मतलब जब मैं आपको ये बोलता हूँ कि चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, इनमें से किसी को भी मैं पूछ सकता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपकी क्लास में 100 लोग हैं तो सबके सेलेक्ट होने के चांसेस कितने हुए? 1/100। रोल नंबर 1 का भी 1/100 होगा और रोल नंबर 100 का भी 1/100 होगा, रोल नंबर 80 का भी 1/100 होगा। मतलब सबके सेलेक्ट होने के चांस इक्वल है। आपके पास एक प्लेइंग कार्ड है, तो प्लेइंग कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं और आपको सफल करके किसी को निकालना है। आपको फ्रेंड को कोई पत्ता खींचता है, तो जब तक वो खींचता है उसके पहले से एक सेलेक्ट करता है एक प्लेइंग कार्ड को, तो सारे प्लेइंग कार्ड के सेलेक्ट होने के चांसेस कितने होते हैं? 1/52। तो जब भी पॉपुलेशन में जितने मेंबर्स हैं उनके सेलेक्ट होने की चांस प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल हो, तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैंपलिंग। So in this sampling technique, the researcher must guarantee that every individual has an equal opportunity for selection. Point number 3 देखते हैं. The effect of this is a minimal or absent systematic bias, which is difference between the result from the sample and those from the population. मतलब क्या होता है कि जब भी आप रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो क्या होगा? जो बायस नहीं होगा। बायस मीन्स पर्पसफुल्ली किसी को इंक्लूड करना या पर्पसफुल्ली किसी को छोड़ देना, एक्सक्लूड कर देना। तो जब आप रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो आप कोई बायस नहीं करते, मतलब कोई बेईमानी करके। जैसे मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं फिजिकली सपोज क्लासरूम हो रही है पोस्ट कोरोना, तो मैं किसी से क्वेश्चन पूछता हूँ, तो अगर मैं टारगेट करता हूँ कोई बच्चा, मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ, तो इसका मतलब बायस हो गया है ना। वो जो सैम्पलिंग होनी चाहिए दैट शुड बी नॉन बायस्ड। आप किसी को टारगेट करके नहीं करेंगे, तो इसी को बोलते हैं, ये है आपकी प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग की क्या हुआ फीचर्स। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। देखते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। दिस इज द मोस्ट बेसिक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन। सबसे बेसिक ये होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें हम क्या करते हैं? इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एज। जैसे आपको बताया कि हर एक मेंबर के जो सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी। The entire process of sampling is done a single step, एक ही स्टेप में करते हैं, with each subject selected independently of the other member of the population। इसका मतलब क्या हो रहा है? सपोज आपकी क्लास में, तो आपकी क्लास में 100 लोग हैं, ठीक है, तो 100 में से मुझे 5 सैंपल लेना है। तो मैंने पहला सैंपल लिया, दूसरा सैंपल लिया, तीसरा सैंपल लिया। तो जितनी बार मैं लोगों को सेलेक्ट करूंगा वो प्रीवियस वाले पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, देयर इज नीड ऑफ टू एसेंशियल प्रीरिक्विजिट टू इंप्लीमेंट द सिंपल रैंडम टेक्निक। इसकी दो मेथड्स है, दो रिक्वायरमेंट है। पहला, पॉपुलेशन मस्ट बी होमोजेनस, मतलब जो पॉपुलेशन है वो होमोजेनस होनी चाहिए। जैसे आपका अगर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो भाई जो पॉपुलेशन होगी वो उसमें सारे बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के ही बच्चे होंगे, कोई दूसरा सब्जेक्ट का नहीं आएगा, राइट। फार्मेसी का नहीं होगा, इंजीनियरिंग का नहीं होगा, मैनेजमेंट का नहीं होगा, बायोटेक्नोलॉजी का आपके पास। आगे देखते हैं, researcher must have list of the elements member of the accessible population। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो पॉपुलेशन है आपके पास जितनी सारी, उनमें सारे जो मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की एक रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास पूरे पॉपुलेशन की लिस्ट नहीं है तो आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ये देखते हैं क्या होता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि सपोज जब भी मैं आपकी क्लास में, सपोज अगर आपकी क्लास में 100 लोग हैं और मैं क्या करता हूँ, आपकी 100 के लोगों की एक पर्ची बना लेता हूँ, रोल नंबर 1 to 100, ठीक है, और मैं उसमें से एक सैंपल उसको एक बॉक्स में रखता हूँ, उसको सफल कर देता हूँ, एक पर्ची को उठाता हूँ, तो हर एक के सेलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं? 1/100। ऑलराइट, तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट में क्या होगा? जब मैंने पहला सैंपल लिया, सपोज मुझे रोल नंबर 40 मिल गया, तो मैं वो पर्ची एक बार देखने के बाद, चलो भाई रोल नंबर 40 सेलेक्ट हो गया, अब फिर वो पर्ची को मैं वापस रख दूंगा। फिर दोबारा जब मैं उसको सफल करूंगा और वापस से एक पर्ची पिक करूंगा, तो अगेन सबके सेलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं? 1/100, राइट।
तो वो 100 का 100 ही रहेगा। इसका मतलब वो रिप्लेस कर दिया आपने, जो निकाला देखा 40 आ गया, ठीक है, आपने वापस रख दिया, वापस से सफल किया, तो जितनी बार आप करोगे वो सब सेलेक्ट होने के चांसेस कितने आएंगे, 1/100 आएंगे। दिवाली का टाइम है इसलिए आपको बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, मैं इस टाइम पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में आपको आवाज थोड़ी सी मिल रही है, ठीक है। सो सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट बोलते हैं इसको। तो इसमें हर एक टाइम पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी। जबकि अगर सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करें, सपोज एक पर्ची मैंने उठाई 100 में से, तो सबके सेलेक्ट होने के चांस कितने, 100। और वो पर्ची को मैंने अलग निकाल के रख दिया, अब मुझे दूसरा सैंपल लेना है, तो अब बचे कितने, 99। तो हर एक के सेलेक्ट होने के चांसेस कितने हुए, 1/99। उसको भी मैंने निकाल लिया, सपोज रोल नंबर अभी 80 आ गए। तीसरी जब मैं उठाऊंगा तो सबके सेलेक्ट होने के चांसेस कितने होंगे, 1/98। तो इसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। और ये जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, या आप बायोटेक्नोलॉजी के हैं या माइक्रोबायोलॉजी के हैं या आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, तो स्टैटिस्टिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेंगे, बस आपका जो डेटा है वो सिर्फ चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहता है। So the first step of the simple random sampling technique is to identify the accessible population and prepare a list of all the element member of the population। जैसा आपको बताया कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग हम तब करते हैं जब पॉपुलेशन में कितने लोग हैं, कितने मेंबर्स हैं, उन सबकी लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। The list of the subject in population is called as sampling frame। तो जो पॉपुलेशन के जितने मेंबर्स हैं उनका आपके पास नाम आ गया, डिटेल आ गया, तो उसको सैंपलिंग फ्रेम बोलते हैं। और जो अब उसमें से हम क्या करेंगे, सैंपलिंग फ्रेम जो आपके पास जितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं पॉपुलेशन के, अब उनमें से 3 मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन तीनों मेथड से आप किसी का भी यूज करके आप सैंपलिंग कर सकते हैं, सैंपल चूज कर सकते हैं। पहला मेथड है सबसे सिंपल वाला, द लॉटरी मेथड। सेकेंड वन इज द यूज ऑफ टेबल ऑफ रैंडम नंबर, और थर्ड इज द यूज ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ऐसे लोग जो स्टैटिस्टिक्स में सफर कर रहे हैं, बायोलॉजिकल साइंस के हों या इंजीनियरिंग के हों या कॉमर्स के हों, तो उनको भी मदद जरूर मिलेगी। तो आप अपने सोशल मीडिया पे इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो पहला मेथड है जिसे बोलते हैं लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड में क्या होगा, देखिएगा, जो मैंने पहले बताया था, इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंड मैकेनिकल मेथड, सबसे पुराना मेथड और मैकेनिकल मेथड है। इसमें क्या करेंगे, ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज असाइंड अ यूनिक नंबर। जैसे आपकी क्लास में 100 लोग हैं, तो 100 को मैंने रोल नंबर असाइन कर दिया, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, और उनका रिकॉर्ड है मेरे पास कि किसका रोल नंबर 1 है, किसका रोल नंबर 100 है, राइट। सो ईच नंबर इज प्लेस्ड इन अ बाउल और हैट एंड मिक्स्ड थॉरोली। देखो सारे नंबर्स की मैंने पर्ची बनाई और इसमें डाल दी। अब क्या किया, इसको सफल किया। द blindfolded researcher then pick number tag from the hat। मिक्स करने के बाद में कोई एक पर्ची निकाल लिया, जितने सैंपल लेने हैं। आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, विद रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, और इसमें एक एक करके हम उठाते जाएंगे। और आपको सपोज 5 सैंपल लेना है या 10 लेना है, आप एक एक करके कर लेंगे। इसको सिंपल हम बोलते हैं लॉटरी मेथड। तो ये पुराना मेथड है, लेकिन इसकी ड्रॉबैक ये है कि जब भी अगर आपके पास पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा मेंबर्स है ना, तो ऐसे केस में आप करने में दिक्कत होगी। तो जब भी पॉपुलेशन की साइज बहुत ज्यादा हो, तो सिंपल जो लॉटरी मेथड है ये बहुत कारगर नहीं है। और दूसरा, इसमें लोग आरोप भी लगा सकते हैं, या अगर ऐसा कुछ है तो इसमें बायस के चांसेस भी बन सकते हैं कि जब भाई जो लोग चाहते थे वो, जिनको सेलेक्ट करना चाहते थे, उनकी पर्ची ऊपर रखी थी या नीचे रखी थी, वॉटेवर। तो लॉटरी मेथड से और बेहतर अगर हम साइंटिफिक मेथड देखें, तो कुछ रैंडम नंबर टेबल मेथड है। रैंडम नंबर टेबल मेथड, ये बहुत सारे मेथड्स आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग, जो स्टैटिस्टिशियन थे उन्होंने कुछ रैंडम नंबर टेबल बनाई। देखिएगा, टिपेट्स 1927, फिशर एंड 8 1938, केंडल एंड वेबिंगटन स्मिथ 1939, 1990, 1955 में देखिएगा रैंड कॉर्पोरेशन ने बनाया। और सीआर राव, मित्रा एंड मैथनी इन्होंने 1966 में बनाया टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। तो इनमें से किसी एक का भी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर आप गूगल सिंपल करेंगे तो आपको रैंडम नंबर टेबल मिल जाएगा। तो रैंडम नंबर टेबल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए, आपको ज्यादा बेहतर आपको दिखाई पड़ेगा। ये एक रैंडम नंबर टेबल में है, जिसमें एक अगर आप गूगल करेंगे रैंडम नंबर टेबल, तो आपको कोई ना कोई रैंडम नंबर टेबल मिल जाएगी। ये कुछ नंबर्स है रैंडमली। अब आपको क्या करना है कि सपोज आपके पास सपोज 100 लोग, मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सपोज आपकी पॉपुलेशन की साइज 100 है, राइट।
तो 100 जो है आपके उसमें से आप 5 सैंपल लेना चाहते हैं। तो पहला काम तो क्या होना चाहिए, अगर 100 है तो आपके पास 100 रोल नंबर असाइन कर लो, रोल नंबर 1 to 100 तक। अब उनमें से आपको किसी 5 को सिलेक्ट करना है, राइट। तो 5 को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि ये जो रैंडम नंबर टेबल है ये आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं या बहुत सारे बुक्स में दिया होता है। अब आप क्या करें, अपनी आंखें बंद करके कहीं पर भी अपने माउस को लेके जाए या अपनी उंगली को लेके जाए, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आईज क्लोज करके रेंडमली क्या करता हूँ, अपनी माउस को यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। देखिएगा मेरा कर्सर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 80 पे, राइट। तो 80 पे तो देखिएगा 02280, इसका मतलब है 5 नंबर का डिजिट है। तो इसका मतलब अगर आपकी पॉपुलेशन की साइज 99,999 है, मतलब 1 लाख से एक कम है, तो 1 लाख से मीन्स 99,999 तक की अगर पॉपुलेशन की साइज है तो ये टेबल आपकी काम करेगी। अगर उससे ज्यादा है तो ये टेबल आपकी काम नहीं करेगी। तो जैसा मैंने बताया कि जो मुझे पहले जो मिल गया वो मिला 02280। तो आप देखिएगा आपके पास नंबर कितने हैं सैंपल के, आपके पॉपुलेशन की साइज आपके केस में कितनी है, 100 है। तो 100 में देखिएगा लास्ट के 3 डिजिट को देखिए आप। तो ऑब्वियस है अगर 100 होगा तो ये 280 है, तो 280 तो आपकी पॉपुलेशन की साइज है नहीं। आपकी पॉपुलेशन की साइज मैक्सिमम कितनी है, 100 है, राइट। तो यहाँ पर 80 लास्ट के 2 डिजिट को ही देख लीजिए आप। तो लास्ट के 2 डिजिट को आप कंसिडर करिए, ये होगा 80, इसका मतलब रोल नंबर 80 को सिलेक्ट कर लिया। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आ गया 827, तो ऑब्वियस है ये लास्ट वाले जो है रोल नंबर 27। फिर देखिए 126, तो इसमें क्या ले लिया आपने, 26। फिर किसको ले लिया, 36 को। फिर किसको ले लिया, 91 को। ऑलराइट, तो इस तरह से आपने सेलेक्ट कर लिया रोल नंबर 80, रोल नंबर 27, रोल नंबर 26, रोल नंबर 36 एंड रोल नंबर 591। हो गया 5 सैंपल। अब अगर आपको 10 सैंपल लेने हैं तो रोल नंबर 98 भी ले सकते हो, रोल नंबर 47, रोल नंबर 40, रोल नंबर 35 एंड रोल नंबर 32। इस तरह से आपने 10 सैंपल ले लिए। अब सपोज मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास 1000 पॉपुलेशन साइज है और 1000 में से आपको 5 सैंपल लेना है। तो देखिएगा मैं क्या करता हूँ, कहीं पर भी माउस रख देता हूँ और मेरे पास 1000 पॉपुलेशन है। तो देखिएगा अब मैं कितने कंसिडर करूंगा, लास्ट के 1000 है तो मैं 4 डिजिट देख सकता हूँ, है ना, क्योंकि 1000 में कितने होंगे, 4 डिजिट होंगे। तो ये कितना है, 4355। तो ऐसे केस में क्या है, रोल नंबर कौन सा आ गया आपके पास, 355 ले लिया आपने। रोल नंबर 623, रोल नंबर 247, रोल नंबर 326, रोल नंबर 390, रोल नंबर 820, 553, 202, रोल नंबर 110 एंड रोल नंबर 175। इस तरह से आपने 10 सैंपल 1000 में से ले लिए। ऐसे अगर आपके पास पॉपुलेशन साइज 99,999 है तो आप इसके हिसाब से देख सकते हो। तो ये जो टेबल आप देख रहे हो ये 99,999 अगर पॉपुलेशन की साइज है तो ये उसके लिए इफेक्टिव है। तो ऐसे बहुत सारे टेबल्स हैं जो मैंने आपको बताए, ये टेबल्स आकर के आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, आपको ये टेबल्स मिल जाएंगी। और इस तरह से जब भी आपको कभी सैंपलिंग करनी हो तो आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दही और थर्ड, जब कभी भी ऐसा हो जाए कि आप अगर ये टेबल अवेलेबल ना हो या आप उसमें नहीं पढ़ना चाहते, आप कंप्यूटर का यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का यूज कैसे हम करते हैं मैं आपको, तो कंप्यूटर का यूज करने के लिए क्या करेंगे, आप एक एक्सेल सीट यूज करें। मैं एक एक्सेल की सीट ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल की सीट ओपन करने के बाद एक कमांड है जो आपको याद रखना चाहिए, इक्वल टू करेंगे आप और RAND करेंगे आप, रैंडमाइजेशन, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। क्या लिखा हमने, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ नंबर आ गया 0.85254। अगर आपको सपोज 1000 सैंपल है, आपके 1000 पॉपुलेशन की साइज 1000 है, आपको 5 सैंपल लेना है, ठीक है। तो 5 के लिए क्या करें, देखिए 5 टाइम मैंने इसको कॉपी कर दिया, देखिएगा। अब आप देखेंगे जो रैंडम नंबर, ये जो इक्वल टू RAND जो फार्मूला है, ये जितनी बार आप कॉपी करेंगे उतनी बार आपको अलग अलग नंबर्स जनरेट करेगा। मुझे क्या करना है, मुझे कितने सैंपल लेने हैं, 1000 में से सपोज 5 सैंपल लेने हैं। तो और रोल नंबर तो मैंने लिख रखा है, तो आप देख सकते हो लास्ट के 3 डिजिट देखिए, 536, 876, 957, 785 एंड 327। इस तरह से आपके 1000 में से 5 सैंपल आपने ले लिए, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल है, आप इनका यूज कर सकते हो और आप जितनी बार इक्वल टू RAND करोगे हर बार आपको अलग अलग नंबर्स आपको मिलेंगे। तो ये हुआ, हमने देखा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बाय यूजिंग कंप्यूटर्स, लिखा हुआ है
एंटर द फंक्शन इक्वल टू आर एंड डी ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज ऑन एनी ब्लैंक सेल। तो इसके बेनिफिट अब बता देते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के। नंबर 1, ईज ऑफ असेंबलिंग द सैम्पलिंग, फेयर वे ऑफ सेलेक्टिंग द सैंपल, आसानी से आप सैंपल सेलेक्ट कर लेते हो। रिक्वायर मिनिमम नॉलेज अबाउट द पॉपुलेशन इन एडवांस, बहुत मिनिमम नॉलेज की जरूरत पड़ती है। एंड इट अनबायस्ड प्रोबेबिलिटी मेथड, इसमें कोई बायसिंग नहीं कर रहे हैं हम। एंड फ्री फ्रॉम सैम्पलिंग एरर, इसमें सैम्पलिंग एरर के भी चांसेस बहुत 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 कम होते हैं, इसमें सैम्पलिंग एरर के चांस नहीं होंगे। डिमेरिट क्या है? If it requirement of a complete and up-to-date list of all the members of the population, जैसा मैंने बताया था कि ये तभी आप यूज कर पाओगे जब पॉपुलेशन के जितने मेंबर्स हैं उनकी कंप्लीट लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। नंबर 2, does not make use of knowledge about a population which a researcher may already have. 3, lots of procedure need to be done before sampling. सैम्पलिंग के पहले आपको बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा और थोड़ी महंगी भी है, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो ये हमने देख लिया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। आपके अगर जो भी आप जिस भी फील्ड के हैं, जरूरी नहीं है कि इसमें सारे मेथड्स आपके अप्लाई होते होंगे, ये सिर्फ थियरी है। आपके रिसर्च के लिए ये अप्लाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि आपकी फील्ड क्या है और आपकी जरूरत क्या है, उसके हिसाब से हम सैम्पलिंग मेथड चूज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? इट कैन बी लाइकेन टू एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह इसमें हम सैम्पलिंग करते हैं। When the difference between any two consecutive number is the same, बताता हूँ आपको, इसमें जो मेंबर्स होंगे उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा। It involves the selection of every kth case from list of group, such as every 10th person on a patient list or every 100th person from a phone directly, है ना। जैसे हर पेशेंट, जितने सारे हॉस्पिटल में पेशेंट आएंगे वो हर 10वें पेशेंट को हम सैंपलिंग कर लेंगे, है ना। या सिस्टमैटिक सैंपलिंग इज सम टाइम यूज्ड टू सैंपल एवरी kth पर्सन। मैं आपको एग्जांपल डायरेक्टली देखता हूँ, बुकिश लैंग्वेज आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल देता हूँ कि कैसे हम करेंगे। देखिएगा, ये एग्जांपल देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, इफ देयर आर 100 पेशेंट्स, है ना, सपोज 100 पेशेंट है इन ए हॉस्पिटल एंड टू सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ 20 पेशेंट बाय सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग प्रोसीजर। क्या करना है आपको? 100 पेशेंट है आपके पास और उनका डेटा आपके पास नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ सैंपलिंग करना क्या है कि आपको नंबर ऑफ पेशेंट्स काउंट करनी है जो एडमिट हो रहे हैं। आपको उनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी, अगर आपको आपका रिसर्च इस तरह से है कि पेशेंट से कुछ आपको पूछना है, तो हम क्या करेंगे, 100 में से सिर्फ 20 को लेना है, तो किसको ले और किसको ना। तो इसके लिए क्या करते हैं? नंबर 1 क्या करेंगे, राइट द नेम ऑफ 100 पेशेंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर और देयर रोल नंबर वन बिलो द अदर। जिस जो 100 पेशेंट्स हैं, दोबारा से बताता हूं मैं कि 100 पेशेंट्स हैं, उनमें से आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग के थ्रू नहीं कर रहे हो, आप किसके थ्रू कर रहे हो? आप सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग के थ्रू कर रहे हो। तो 100 पेशेंट्स के आप नाम लिख लीजिए या रोल नंबर लिख लिया, जैसा आपको रखना है, उनकी डिटेल अपना लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, हम सैम्पलिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। सैम्पलिंग फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर टोटल नंबर है उसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करें 100, और जितने पेशेंट चाहिए उसको हम, जितने आपको सैंपल चाहिए उसको हम स्मॉल एन से करते हैं। तो अगर कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रैक्शन। तो कैपिटल एन मीन्स 100 पेशेंट हमारे पास है और 20 पेशेंट चाहिए हमको सैंपल के लिए, तो 100 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 5। डन। तो आपको 5 आ गया सैम्पलिंग फ्रैक्शन। अब देखते हैं, अब क्या करते हैं, जो सैम्पलिंग फ्रैक्शन है, तो सैम्पलिंग फ्रैक्शन अभी आपका कितना है, 5 है। अब 5, 1 से लेकर 5 के बीच में कोई भी नंबर आप रैंडमली चूज कर लो, कोई भी एनी नंबर 1 to 5 के बीच में। तो सपोज यहाँ पर हमने 4 चूज कर लिया। अब क्या करेंगे, आप देखिएगा यहाँ पर 4 आपने सेलेक्ट कर लिया, आप 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3, 4, 5 कोई भी कर सकते हो, बट क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 5 के बीच में होना चाहिए। तो सपोज मैंने कि अपने केस में कितना कर लिया, 4 कर लिया। अब आप क्या करिए, पेशेंट नंबर 4 इज सेलेक्टेड इन द सैंपल। मतलब पहले क्या हुआ, 1 to 5 के बीच में 4 हो गया सेलेक्ट। अब क्या करेंगे आप, अब जो आपका सैम्पलिंग फ्रैक्शन आया 5, तो जो आपका पहले सेलेक्ट हुआ 4, उसमें 5 जोड़ दीजिए। तो रोल नंबर 4 के बाद 5 जोड़ोगे कितना आएगा, 9। फिर 5 जोड़ोगे कितना आएगा, 14। फिर 5 जोड़ोगे कितना आएगा, 19। तो 4, 9, 14,
राइट। तो इस तरह से आप कितना करना है, हाँ ठीक है। तो 5 आपका सैम्पलिंग फ्रैक्शन है ना, तो सैम्पलिंग फ्रैक्शन को नंबर में जोड़ते जाओ। तो पहला आया 4, फिर आया 9, फिर आया 14, 19, फिर आएगा 24, फिर आएगा 29। इस तरह से ये नंबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं इसको। तो इसकी कुछ मेरिट है, कन्वीनियंट एंड सिंपल टू कैरी आउट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल इज स्प्रेड इवनली ओवर द एंटायर गिवन पॉपुलेशन, लेस कम्बरसम है, टाइम कंज्यूमिंग एंड चीपर है, बहुत जल्दी फटाफट हो जाता है। डिमेरिट इट इज क्या है, इफ फर्स्ट सब्जेक्ट इज नॉट रैंडमली सिलेक्टेड, अगर पहला में आपने बेईमानी कर ली, पहले में 1 टू, जैसा एग्जांपल दिखाया था ना कि 1 to 5 के बीच में सैम्पलिंग फ्रैक्शन के बीच में आप किसी को लेना है, अगर आपने उसमें बायस कर लिया तो रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको वहां पर बायस नहीं करना है। इफ फर्स्ट सब्जेक्ट इज नॉट रैंडमली सिलेक्टेड देन इट बिकम अ नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, समटाइम्स दिस may result in biased sampling. If sampling frame has non-randomly, the sampling technique may not be appropriate to select a representative sample. Alright. अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये क्या होता है देखिए, थर्ड मेथड, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर हेट्रोजीनस पॉपुलेशन। जब भी जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनस हो, अलग अलग हो, तो उसको हम उसके केस में हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यूज करते हैं। जैसे देखिएगा, इट इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक wherein the researcher divide the entire population into different homogeneous subgroup or strata and then randomly select the final subject proportionally from the different strata। मतलब क्या हुआ, जब भी आपके पास जो जो पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं वो हेट्रोजीनियस है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर कॉलेज स्टूडेंट है तो कॉलेज में जाके हमको सैम्पलिंग करनी है, तो सैम्पलिंग में उसमें कॉलेज में आपके बीएससी बायोटेक के स्टूडेंट होंगे, बीएससी माइक्रो के होंगे, बीएससी केमिस्ट्री के होंगे। तो जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस है, तो हम क्या करते हैं उनको स्ट्रेटा बना देते हैं। मतलब बायोटेक्नोलॉजी वाले ले लिया, माइक्रोबायोलॉजी का अलग ग्रुप, केमिस्ट्री का अलग ग्रुप। अब वो जो होमोजीनियस हमने अलग अलग उसके सब ग्रुप बना दिए, उसमें से हम सैंपल लेते हैं। मतलब कुछ सैंपल हम कहाँ से लेंगे, कुछ हम केमिस्ट्री वाले से लेंगे पॉपुलेशन से, कुछ हम बायोटेक से लेंगे, कुछ हम माइक्रो से लेंगे, कुछ हम फार्मेसी से लेंगे। तो सबसे मिला करके मतलब जो हमारा सैंपल आएगा फाइनली उसमें सारे पॉपुलेशन के मेंबर्स होने चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटा। जब भी हेट्रोजीनियस होगा तो उसको होमोजेनियस सब पॉपुलेशन बना लो, फिर उसमें से आप सैंपल ले लीजिए। So the strata are divided according to selected trait of the population such as age, gender, religion, socioeconomic status, diagnosis, education, geographical region, type of institution, type of care, type of registered nurses, nursing area specialization, site of care, etc. मतलब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का रिसर्च कर रहे हो। अब इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है इन प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और दूसरा है आता है डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या होगा कि जिस स्ट्रेटा की जितनी पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से, भाई मान लिया बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बच्चे ज्यादा है तो उनसे हम सैंपल ज्यादा लेंगे, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे कम है तो उसके सैंपल हम उसी प्रोपोर्शन में थोड़े कम लेंगे। और जब कभी ऐसा ना हो कि बायोटेक्नोलॉजी में कितने भी हो, माइक्रो में कितने भी हो और फार्मेसी में कितने भी हो, सबसे हम बराबर बराबर सैंपल लेंगे तो उसको बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे एग्जांपल देखता हूँ, फॉर एग्जांपल इफ यू ड्रॉ ए सिंपल रैंडम सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन, अ सैंपल ऑफ 100, तो 100 है तो उसमें क्या हो सकता है 10 to 15 फ्रॉम हाई सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, 20 to 25 फ्रॉम मिडिल सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप एंड 70 to 75 फ्रॉम लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप। तो इसमें क्या करेंगे, इतने लोग जो हमने 3 स्ट्रेटा बनाया, तो अगर हम सब में से 10-10 सैंपल ले लें तो ये डिसप्रोपोर्शनेट हो गया, और अगर इनकी साइज के हिसाब से हम सैंपल लें तो ये प्रोपोर्शनेट हो गया। जैसे देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन है, 3 स्ट्रेटा बना दिया हमने, सोशियो इकोनॉमिक, मिडिल सोशियो इकोनॉमिक, लो सोशियो इकोनॉमिक। तो मेरिट इसके देख सकते हो, इट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल ग्रुप इन ए पॉपुलेशन फॉर ऑब्जर्विंग रिलेशन बिटवीन सब ग्रुप, ऑब्जर्व स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट इनएसेसिबल सब ग्रुप इन पॉपुलेशन, हायर स्टैटिस्टिकल प्रिसीजन एंड इट सेव लॉट ऑफ टाइम मनी एंड एफर्ट। डिमेरिट इसका क्या है, it require accurate information on the proportion of population in each stratum, detailed आपको information चाहिए। number 2, large population must available from which select sample, right? and third one, possibility faulty classification, ये भी probability, ये इसकी demerit हो सकती है। cluster sampling लास्ट में देख लेते हैं, लास्ट है हमारा, the population is divided to subgroup, जो पूरी population उसको हम सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं लाइक फैमिली। तो एक फैमिली क्या होगी, एक सब ग्रुप हो गई, एक क्लस्टर।
A simple random sample is taken of the subgroup and then all members of the cluster selected are surveyed. Cluster sampling is used when the population is heterogeneous. पहले की तरह cluster are formed by grouping unit on the basis of their geographical location. Geography की basis पर हम क्या करते हैं, उनको cluster बनाते हैं. Cluster sampling is a very useful method for the field epidemiological research and for health administration. जब भी health related कोई research होता है तो ऐसे केस में हम cluster sampling का यूज करते हैं. देखिएगा यहाँ पे जैसे population है तो cluster 1, cluster 2, cluster 3 बना दिया और उनमें से रैंडम सैम्पलिंग हमने कर लिया, राइट. यहाँ पर देखो ये आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा. मान लो कोई एक सिटी है तो एक सिटी है तो उसमें अलग अलग क्लस्टर बना दिए और किसी एक क्लस्टर में जो हाउसेज हैं, जो घर हैं, उनमें से उनकी फैमिली का डेटा आपने ले लिया, यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, तो अलग अलग क्लस्टर बना दिया. तो ये इसकी कुछ मेरिट है, क्या है, चीप है, क्विक है, ईजी है. लार्ज पॉपुलेशन कैन बी स्टडीड एंड रिक्वायर ओनली लिस्ट ऑफ द मेंबर्स. Investigator to use existing division such as district, village, and same sample can be used again for study. Demerit इसकी क्या है? This technique use the least representative of the, क्योंकि आपका बहुत सारा है तो जो सैंपल है वो पूरे पॉपुलेशन को हो सकता है रिप्रेजेंट ना करते हो और ऐसे में जो सैम्पलिंग एरर है इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा ये टेक्निक जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होती हर केस में. तो ये आपका रहा प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग. अगर आपको समझ में आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आऊँगा और जिसमें हम आगे पढ़ेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग मेथड. तो पटाखों की काफ़ी आवाज़ आई आपको. दिवाली आपने एंजॉय कर लिया होगा कि शायद मैं दिवाली के टाइम पर या ऐसे टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूँ. तो जल्दी मिलते हैं जब भी थोड़ा शांत होगा ताकि आपको बैकग्राउंड आवाज़ ना आए. तो जल्द मिलते हैं पार्ट 2 के साथ जिसमें हम सीखेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक्स. टिल देन थैंक यू वेरी मच. नमस्कार. जय हिंद.